गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस होना। बात करेंगे इसके मुकम्मल इलाज पर और जानेंगे वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हो रहा होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 बड़ी वजूहात और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो तमाम चीज़ें डिस्कस करें जिसके बाद आप इस मर्ज़ से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लें। अच्छा, ये बात समझें कि जब भी हम बीमार होते हैं और हमें इन्फेक्शन होता है तो हम अपने मॉलेज को फोर्स करते हैं कि वो हमें हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स दें। स्पेशली अगर वायरल का केस हो तो ये एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को तो ट्रीट करती ही हैं, साथ में आपके जिस्म में मौजूद फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रेंडली बैक्टीरिया उनको भी किल कर देती हैं। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम का इंतहाई अहम हिस्सा होते हैं। अब चूंकि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है तो उसके रिस्पॉन्स में आपके जिस्म के अंदर फंगल ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, जो कि फंगस इन्फेक्शन का वजह बनती है। बेसिकली हो ये रहा होता है कि पहले से मौजूद ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं ये नेचुरली फंगस को ग्रो करने से रोकते हैं। अब चूंकि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से ये फ्रेंडली बैक्टीरिया नहीं है तो फंगस ग्रो करता है और ये फंगस इसके साथ साथ वजह बनता है साइनोसाइटस का। साइनोसाइटस एक कंडीशन है जिसमें आपकी नाक की कैविटीज में सोजिश हो जाती है और ये वजह बनती है आपके सर दर्द का, बंद नाक का या फिर कंटिन्यूसली नाक बहने का। अब आप एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते करते एक ऐसे मसले में फंस चुके हैं जिसके लिए आपको और ज्यादा हैवी या हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है या मेडिसिन की जरूरत होती है और उसके साथ वो अपने साइड इफेक्ट लाती है और वो साइड इफेक्ट दोबारा से आपके इम्यून सिस्टम की वीकनेस का वजह बनते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके उन तमाम वजूहात को और जानते हैं कि कैसे हम मेडिसिन के इस्तेमाल के बगैर उनको मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं गर्ड को। गर्ड को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ये मैदे और खुराक की नाली में मौजूद एक वेल्व के लूज होने की वजह से जो मैदे का तेजाब होता है वो खुराक की नाली के जरिए से हलक तक पहुंचता है और वहां पे इरिटेशन काज करवाता है। ये इरिटेशन गले में मौजूद रेशे का बायस बनती है। इस सूरत में आप एंटासिड लेते हैं ताकि मैदे का तेजाब कम कर सकें, लेकिन हकीकत में बार बार एंटासिड लेने की वजह से आपके मैदे में एसिड की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, जिसके रिस्पांस में एक कंडीशन डेवलप होती है जो कि गर्ड को और ज्यादा वर्स कर देती है। इसमें आपको करना ये चाहिए कि आप 3 से 4 कैप्सूल बिटेन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड के खाने से पहले लें और साथ में 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में 3 से 4 मरतबा पिएं। अगर तो इसके इस्तेमाल से आपकी सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएं और आपके गले में जो रेशा है वो कम हो जाए, साथ में आपकी तेजाबियत, ब्लॉटिंग या फिर खट्टे डकार आना भी बंद हो जाए, तो जान लीजिए कि आपकी सिम्टम्स की वजह तेजाबियत का मैदे में कम होना था, ना कि तेजाबियत का मैदे में ज्यादा होना। इसकी दूसरी वजह पोस्ट नेजल ड्रिप या उसको हम केरा बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर आपके नाक के पिछले हिस्से से कंटिन्यूसली रेशा आपके हलक में गिरता रहता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और आपको बार बार गला साफ करना पड़ता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप की एक वजह बायोफिल्म्स का बनना भी है। बुनियादी तौर पर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं और उन्होंने अपने सर्वाइवर के लिए अपने ऊपर एक म्यूकस झिल्ली ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। ये बायोफिल्म इन फ्रेंडली बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाती है और साथ साथ हाई पोटेंसी मेडिकेशन से महफूज रखती है। जब भी हम हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये बैक्टीरिया, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया इस झिल्ली को और ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ये रेशा पैदा करती है और यही रेशा बायस बनता है पोस्ट नेजल ड्रिप का, जिसमें आपकी जो नाक है वो स्टफ नोज हो जाता है। आपको लगता है कि आपकी नाक बिल्कुल बंद हो चुकी है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, रात को सोते हैं तो बाज दफा स्लीप एपनिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, रात को खराटे आते हैं। मसला तब ज्यादा खतरनाक होता है कि जब आप कंटिन्यूसली
इशू के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं और यही एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के 2 से 3 हफ्ते बाद आपका ये मसला और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो जान लीजिएगा कि आपके इस इशू की वजह या तो बायोफिल्म है या फिर फंगस का ओवरग्रो होना है। चूंकि ये बायोफिल्म्स म्यूकाइड होती हैं और ये रेशा पैदा करती हैं, तो यही रेशा फिर बार बार सिक्रीट होता है, वो फिर हलक में पहुंचता है तो पोस्ट नेजल ड्रिप या फिर केरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज दफा ये रेशा ग्रीनिश और येलोइश कलर का होता है, जो कि बताता है कि जो अंडरलाइन इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है। वायरल इन्फेक्शन के केस में ये रेशा ट्रांसपेरेंट होता है और बिल्कुल कलरलेस होता है। लेकिन ये तमाम केस में 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों इन्फेक्शन बैक्टीरियल और वायरस एक टाइम पर भी हो सकते हैं। अद्वियात के इस्तेमाल के अलावा हम पोस्ट नेजल ड्रिप को या फिर केरे की बीमारी को हम सिंपल होम रेमेडीज के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं। अगर तो ये कंडीशन माइल्ड है और इनिशियल स्टेजेस पर है तो आप नमक वाले पानी से या फिर सेलाइन सॉल्यूशन से इसको नेजल रिंस के जरिए से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें ये करना ये है कि नेजल रिंस बॉटल्स आपको मार्केट से मिल जाएंगी और इसका तरीके के लिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है आप कोई भी वीडियोस गूगल से या फिर यूट्यूब से देख सकते हैं। इसमें आपने सिंपली नाक की एक नथने से सेलाइन सॉल्यूशन या नमक वाला पानी अंदर नाक में डालना है और दूसरे नथने से बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से आपने नाक के अंदर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से धो लेना है। ये कंटिन्यूअसली दिन में 3 से 4 मरतबा आप करते रहेंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। नमक एक जरासीम कुश है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ये फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ और उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इंतहाई मुफीद है। नमक का पानी या फिर नमक का सोल्यूशन आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपने आधा चम्मच नमक 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर इसका महलूल तैयार कर लेना है और उसको फिर बार बार आपने इस्तेमाल करना है और इससे अच्छे तरीके से अपने नाक के अंदर वाले हिस्से को साफ करना है या धोना है। जो दूसरा बहुत ही इफेक्टिव तरीका है वो बेबी शैम्पू के जरिए से नेजल रिंस करना है। जो रेगुलर शैम्पू इसलिए नहीं कि उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इरिटेशन काज करवाते हैं। इसमें भी आपने 2 चम्मच बेबी शैम्पू को 4 कप पानी के अंदर मिलाकर एक महलूल बना लेना है, जिससे आपने अपने नाक के अंदर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से साफ करना है, धोना है। ये बेसिकली नाक में जमे हुए रेशे को डाइल्यूट करके तोड़ देता है। अगर तो आपने बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स लेने हैं तो बेबी शैम्पू को नमक वाले पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पायोडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आपने एक हिस्सा पायोडीन लेना है और एक हिस्सा पानी नीम गर्म पानी का लेना है। इसको आपने महलूल तैयार कर लेना है और कॉटन बड्स के जरिए से आपने नाक के अंदर अच्छे तरीके से आपने इसको लगा लेना है। आयोडीन एक इंतहाई मौसर जरासीम कोश एंटी माइक्रोब है। इसको पानी में मिक्स करना इसलिए इंतहाई जरूरी है कि ये इरिटेंट होता है, ये आपको नाक के अंदर वाली साइड पे चुभता है, जिससे इरिटेशन और सोजिश हो सकती है। माहौलियाती आलूदगी भी दीगर वजूहात में से एक वजह है और इससे बचने के लिए आपने अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करनी है, यानी कि रोजे रखने हैं और लंबे ड्यूरेशन के रोजे रखने हैं। आपने फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं और बैलेंस्ड डाइट यूज करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो। जो फूड एलर्जीज है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है और जो सबसे कॉमन फूड एलर्जी है वो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें दूध, दही या मक्खन शामिल है। तो इसके इस्तेमाल में भी आपने एहतियात बरतनी है। चीनी या फिर शुगर आपने कम इस्तेमाल करना है कि ये सोजिश करवाती है और ये मोटापे का बायस बनती है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी दिल की बीमारियों का बायस बनेगी। लहसुन को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है कि लहसुन एक इंतहाई मौसर एंटी माइक्रोबियल है और इम्यूनिटी बूस्टर है। दीगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपने पैसिव और एक्टिव दोनों स्मोकिंग से अपने आप को दूर करना है। ये जो स्मोक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ये भी एक इरिटेशन का काज करवाते हैं और ये भी आपके जो हलक के अंदर रेशा बनने का बायस बन सकते हैं। अब आपको जानना है कि ये रेशा कहां से आ रहा है। आया कि मैदे से आ रहा है या फिर नाक के पिछले हिस्से से टपक रहा है या फिर हलक से सिक्रीट हो रहा है। कि हमारी वीडियो का मकसद यही था ताकि हम ये जान सकें कि इसकी रीजन क्या है और उसी को ट्रीट कर सकें, ताकि हम परमानेंटली इस आर्जे से, इस मर्ज से हम अपने आप को बचा सकें। आपका चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।